कम्युनिकेशन स्किल्स का आज का विषय है और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है। बचपन से ही जब से इंसान पैदा होता है, पहली चीज उसकी अगर होती है तो कम्युनिकेशन से ही वो आंखें खोलता है। इनफैक्ट आंखें खोलने से भी पहले कम्युनिकेशन होता है कि जब बच्चा रोता है तो उसका पहला कम्युनिकेशन है कि मैं इस संसार में आ चुका हूँ। तो जीवन आरंभ होता है कम्युनिकेशन से और जीवन का अंतिम सांस भी जो छूटता है वो भी कम्युनिकेशन से छूटता है। प्राचीन काल से ही देखा गया है कि कम्युनिकेशन को लेकर के ही दुनिया के अंदर अनेक प्रॉब्लम्स भी आई है। तो बड़े बड़े शास्त्र भी अगर रचे गए हैं तो उसका कारण था कम्युनिकेशन, है ना। चाहे रामायण बना, चाहे महाभारत बना, चाहे गीता है, ये तीनों शास्त्र जो इतने बड़े बड़े हैं, ये तीनों शास्त्र का मुख्य आधार क्या था? कहाँ न कहाँ कोई न कोई फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो था, और हर एक जगह पर देखा जाता कि वो कम्युनिकेशन इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दुनिया के अंदर कोई भी हादसे होते हैं तो वो हादसों का कारण क्या है? कम्युनिकेशन गैप। कहा जाता है कि जो दादरी चरखी में जो एयरक्राफ्ट टकराया था, 2 एयरक्राफ्ट एक लेवल पर आ गए और पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में 2 एयरक्राफ्ट टकराए थे। तो उसका कारण था कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन किया गया एक को, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको नीचे कहा गया, उसके बदले उसने ऊपर ले लिया और एक लेवल पर आ गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो दुनिया के अंदर जितने भी बड़े हादसे हुए हैं, वो सारे हादसे के पीछे अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप, एक गैप आ जाता है और उस कारण से वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाता है। भारत के प्राचीन संस्कृति में हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी जैसे थे, ऐसे महान आत्माएं जो संकल्पों से कम्युनिकेट करते थे। उनके अंदर इतनी संकल्प शक्ति पावरफुल थी कि प्रैक्टिकल संकल्प शक्ति के माध्यम से वो मैसेजेस ट्रांसमिट कर लेते थे। और आज बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमारी वाणी से भी ज्यादा हमारी संकल्पों की कम्युनिकेशन, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावना इतनी नहीं है, उस लेवल पर अगर हम कम्युनिकेट करना शुरू करें तो शायद बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन गैप्स क्यों आ जाता है? तो उसका कारण ये है कि कम्युनिकेशन के 2 आधार हैं, 2 लेवल्स हैं। एक लेवल है जिसको कहते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन, एक वर्बल कम्युनिकेशन है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वॉइस, शाब्दिक वे में हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग रीति से है, आंखों की भाषा से है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से है। ऐसे अनेक स्तरों पर ये कम्युनिकेशन चलता है। क्या हुआ, प्रोजेक्टर नहीं है क्या? हाँ? हाँ। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हाथ, पैर, बॉडी लैंग्वेज, आंखें कई प्रकार से चलती है और इसीलिए जो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स का मुख्य कारण कि जब हमारा वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट मैच विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों में एक अंतर आ जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग डिपिक्ट कर रहा है और वर्बल लैंग्वेज कुछ अलग डिपिक्ट कर रहा है। और दुनिया में आज
मनुष्य को सुनने का अभ्यास कम हो गया है, सुन नहीं पाते। जो अक्सर समझते हैं इंसान, वो बॉडी लैंग्वेज के कम्युनिकेशन को देख करके वो आरंभ कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये दोनों को अलाइन करना है, हार्मनी में ले आना है कि जो हम बोल रहे हैं वही हमारा बॉडी एक्शन भी स्पष्ट करे हमारे सामने। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा 3 गेट कीपर्स मिलते हैं। जब हम बोलते हैं, बोलने समय हमको 3 गेट कीपर मिलता है। पहला गेट कीपर ये पूछता है अंदर से, बोलने से पहले, कि आप जो कुछ भी बोलने जा रहे हो, इज इट रेलेवेंट? पहला क्वेश्चन पूछता है। और दुनिया का रिसर्च ये बताते हैं कि 18 साल से 80 साल के बीच में जो रिसर्च किया हुआ है लोगों के ऊपर, उसमें 90% जो बोलते हैं वो इरेलेवेंट होता है। इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, आवश्यकता नहीं होती है। और सब्जेक्ट से अलग बोल लेते हैं हम कई बार, माहौल ऐसा नहीं होता है, वेस्ट। 90% इंसान जो बोलता है वो वेस्ट बोलता है, इट इज इरेलेवेंट, वेस्ट में इसीलिए चला जाता है। अच्छा, बोल देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दूसरा गेट कीपर पूछता है, ठीक है, तुमको इतना ही महसूस हो रहा है कि मुझे बोलना ही चाहिए, तो इज इट नेसेसरी? दूसरा सवाल पूछता है, इस वक्त ये चीज बोलने की आवश्यकता है? हम दूसरे गेट कीपर का भी नहीं सुनते, है ना। हाँ, अभी जरूरी, अब भी बोलेंगे हम, अब भी बोलेंगे हम, अभी नहीं बोला ना तो बाद में मौका नहीं आने वाला है, तो इट इज नेसेसरी। आगे पीछे का हम देखते भी नहीं हैं और बोलने के लिए एकदम तैयार हो जाते। तब तीसरा गेट कीपर कहता है कि ठीक है, तुम बोलो, लेकिन आर यू स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट? आप अपने दिल से बोलो। तो दिल से बोलेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। दिमाग से बोलेंगे, लॉजिकली कोई बात को प्रूव करने की कोशिश में लग जाएंगे तो क्या होगा? टकराव हो जाएगा। जो बाद में कई बार हमें महसूस होता है, थोड़ा धीरे से बोला होता था ना, यही बात अगर मैंने थोड़ी धीरे से कही होती थी तो अच्छा होता था। लेकिन उस समय इतना जोश में हम आ जाते हैं तो वी डू नॉट स्पीक फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से अगर बोलेंगे तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाएंगी हमारे अंदर में। तो ये 3 गेट कीपर हमें वार्न तो करता है, लेकिन उस वक्त हम उसका सुनते नहीं हैं। और जब सुनते नहीं हैं तो क्या होता है? टकराव होता है। बाद में हमें पश्चाताप भी होता है कि थोड़ा साइलेंटली बोला होता था तो अच्छा होता था, थोड़ा धीरे से बोला होता था तो अच्छा होता था, या ये समय बीत जाने के बाद बोला होता था तो अच्छा होता था। काफी मिस। तो ये 3 गेट कीपर्स हमें वार्न करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। और जब से आज दुनिया के अंदर मोबाइल का जमाना आया है, तब से लेकर के तो ज्यादा ही बोलना हमने चालू कर दिया है। कहाँ भी होते हैं, पहले तो मोबाइल नहीं था तो चलो ट्रेन में सोच लेता था इंसान, और सोचने के बाद वहां पहुंचने के बाद बोलता था। लेकिन आजकल मोबाइल चीज ऐसी हो गई, ट्रेन में भी शुरू हो जाता है, जहां अब भी लगाना है उसको, और अब भी लगाना है। दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है कि भले व्यक्ति कहाँ भी बैठा हो, उसको मोबाइल द्वारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको पकड़ भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जब उसको पकड़ सकते हैं तो उसको उसी वक्त हम इतनी जल्दी में आ जाते हैं कि नहीं, बस अब भी मुझे कहना है और अब भी मुझे उसको बोलना है। ट्रेन में व्यक्ति अमेरिका तक मोबाइल से बात कर लेता है, लेकिन उसके बाजू में कौन बैठा है उससे कम्युनिकेशन उसका नहीं होता है। आज प्रैक्टिकल घरों में भी देखो, घर में अगर 2 व्यक्ति रहते हो
तो भी क्या होता है, मानो कि घर में कुछ झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गया, नहीं बात कर रहे एक दूसरे के साथ, और उसी वक्त अगर फोन खराब हो गया तो पहले किसको ठीक करेंगे? फोन को ठीक करेंगे या वो संबंध जो खराब हुए हैं? बोलने के लिए तो इंसान तड़प रहा होता है कि उसको बोलना है, अकेलापन नहीं तो लगता है, कहाँ व्यक्ति अपने विचारों को बाहर निकाले। अब उसी समय घर में तो क्लैश हो गया, बोलना बंद हो गया, और उसी समय अगर फोन भी खराब हो जाए तो पहले किसको ठीक करते हैं? फोन को ठीक करेंगे। ये नहीं कि हमारे संबंध को हम जल्दी से ठीक कर ले, नहीं, दिनों दिन निकल जाते हैं लेकिन वो संबंध ठीक नहीं होते। इसीलिए रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। आज अगर रिलेशनशिप खराब होते हैं तो उसका कारण भी कम्युनिकेशन है, रिलेशन अगर ठीक हो जाते हैं तो उसका कारण भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का इतना महत्व है हमारी लाइफ में, लेकिन कभी हमने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया है ना। ये स्लाइड्स चालू करो अभी। तो इसलिए कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से एक्चुअली निकला है उसको हम देखेंगे, उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार कम्युनिकेशन जो इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का और इतना हमारे संबंधों के साथ उसका कनेक्शन है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे लोगों ने इसको पहचानना आरंभ किया, कैसे जीवन के अंदर उसका स्थान बनता है, वो हम देखेंगे। और उसके कुछ नियम हैं जो नियम आवश्यक हो जाते हैं, उस नियमों के आधार पर हम उसको समझेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के अलग अलग स्वरूप है। पहला स्वरूप है कम्युनिकेशन, उसको कहा, दूसरा है डिस्कशन और तीसरा है डायलॉग। ये 3 स्तर है। कम्युनिकेशन जो आम कॉमन स्वरूप में होते हैं, दूसरा स्वरूप जो उसका कहा डिस्कशन, और तीसरा स्वरूप है उसका डायलॉग। कम्युनिकेशन में जैसे हमने देखा वर्बल, नॉन वर्बल, फ्रॉम द हेड, फ्रॉम द हार्ट, 2 स्वरूप में होता है। फ्रॉम द हेड, फ्रॉम द हार्ट, वर्बल, नॉन वर्बल, ये कम्युनिकेशन। डिस्कशन, ये शब्द जो है डिस्कस से निकला है, और डिस्कस शब्द जो निकला है वो निकला है, जिसको आपको मालूम होगा, विष्णु चतुर्भुज के हाथ में 4 अलंकार दिखाए, उसमें स्वदर्शन चक्र जिसको हम कहते हैं, उसको इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं, डिस्कस कहते हैं। और ये डिस्कस का काम क्या होता है? हाँ, किस में प्रयोग किया गया था? गला काटने में। तो ये डिस्कशन जब होता है ना, तो दूसरों की बातों का गला काट देने वाला होता है। तो जब भी डिस्कशन होता है, डिस्कशन में अक्सर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को काटते रहते हैं, एक दूसरे की बातों को काटते हैं। यहां हमारा डिस्कशन नहीं है, लेकिन यहां हमारा डायलॉग है। डायलॉग जो शब्द है, यह भी 2 शब्द से बना है, डाया प्लस लोगो, ये 2 शब्द से बना है, और इसका मतलब है टू फ्लो। डाया मीन्स टू फ्लो और इस लोगो मीन्स मीनिंग, माना एक मीनिंगफुल फ्लो, जिसको कहे जिस बात के अंदर तथ्य हो, उस तथ्य को प्रवाहित करना।
और उस तथ्य से जब उसको प्रवाहित करते हैं हम, तब उसका रिजल्ट जो है एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर परिवर्तित होता है। Wherever there is a flow of a meaning या मीनिंगफुल फ्लो, तो वहां पर हमारे वार्तालाप में जैसे तथ्य है और उस डायलॉग में एक वाक्य जो बोला जाता उसके ऊपर दूसरा वाक्य उसका समर्थन करने वाला होता है, माना उसको सपोर्ट करने वाला दूसरे का वाक्य होता है, उसको कहते हैं डायलॉग। डिस्कशन में एक ने जो कहा दूसरे ने उसको काट दिया, लेकिन डायलॉग में क्या है कि एक ने जो कहा दूसरा व्यक्ति उस बात को दूसरे स्वरूप से समर्थन देता है, उसको सपोर्ट देता है और उस आधार पर उसको बिल्ड करते हैं। और ये चीज बाबा हमें सिखाता है कि बाबा हम बच्चों को क्या सिखाता है कि एक दूसरे की बातों को काटो नहीं, लेकिन एक दूसरे की बातों को समर्थन देते हुए उसको आगे बढ़ाओ। और जितना एक दूसरे की बातों को समर्थन देते हुए आगे बढ़ाते हैं तो वो बात बिल्ड होती जाती है और बिल्ड होकर के कुछ इतना क्रिएटिव स्वरूप ले सकती है वो। लेकिन आज देखा गया है कि नेगेटिव बातों को हम बिल्ड करते हैं, वहां डायलॉग करते हैं कि एक ने कहा ना कि फलानी चीज मैंने देखी या मैंने सुनी, तो दूसरा कहता हाँ मैंने तो देखी। इस तरह से बिल्डअप करते हैं, तो नेगेटिव बातों में डायलॉग आ गया है और पॉजिटिव बातों में डिस्कशन आ गया है, उल्टा हो गया है। अब हमें पॉजिटिव बातों में डायलॉग करना है और नेगेटिव बातों का डिस्कशन करना है, काट देना है उसको बढ़ावा नहीं देना है। कम्युनिकेशन का इसीलिए हमारे जीवन में पर्पस क्या है? मुख्य रूप से कुछ मुख्य कारण है, जिस मुख्य कारण को लेकर के हम कम्युनिकेशन को सुधारना चाहते हैं या अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन है ये बनाना चाहते हैं। पहला, ताकि हम एक दूसरे के समीप आए, समीप संबंध में हम आए। दूसरा उसका है कि टू लर्न द टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूजफुल है हमारे कम्युनिकेशन गैप्स में, वो गैप्स को ख़त्म करने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो हमें उपयोगी सिद्ध हो जाए, इसलिए कम्युनिकेशन को सीखना है। तीसरा, टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्शन अमंग पीपल। दूसरों को कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अच्छी तरह समझ पाते हैं। आज किसी भी इंसान को समझते कब है हम? जहाँ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हुआ, उसी भाषा से, बातों से, शब्दों से हम उसको समझ पाते हैं कि उसका लेवल किस प्रकार का है इस व्यक्ति का और इस व्यक्ति के साथ किस प्रकार की हमें बातों में आना है। तो इसलिए हम इंटरैक्शन में आते हैं। चौथा, टू वर्क ऑन द इनेट क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब कम्युनिकेशन को सुधारना है तो जो आंतरिक गुण है आत्मा के 7 गुण, वो 7 गुणों को अगर ले आया जाए हमारे व्यवहार में, तो उसके आधार पर हमारे संबंध बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। हम बात करते हैं, स्नेह से बात करें, प्यार से बात करें, सामने वाला भी प्यार से, तो इनेट क्वालिटीज हो गई है। आत्मा की वास्तविक क्वालिटी जो प्रेम, शांति, आनंद, उसको लेकर के जो बातचीत हम करें तो उससे हमारे संबंध खराब नहीं होंगे लेकिन बनेंगे, बिगड़े हुए संबंध भी बनेंगे। तो इस लेवल पर हमें कम्युनिकेशन करना बाबा भी सिखाता है कि देवताओं का वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा था, कि कैसे उनकी भाषा के अंदर वो मृदुता थी, क्योंकि उनके भाषा के अंदर एक रॉयल्टी थी। उनके बातचीत करने के ढंग में भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी वो स्नेह, आनंद, प्रेम, ये सब गुण झलकते थे, इसीलिए वो देवता कहलाए। तो कैसे यहाँ मनुष्य होकर के भी वो हम अपने कम्युनिकेशन में ले आए, तो जरूर हमारे अंदर भी वो दिव्यता सहज हम ले आ सकते हैं। और प्रैक्टिकल सबूत दुनिया वालों के सामने अभी भी लोग कहते हैं कि इन लोगों का जो बोलना है ना, क्या कहते हैं,
एक जैसा होता है, ये सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। पता नहीं, कई बार कई लोग हमें पूछते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, ये शब्द के बाद ऐसे शब्द, क्योंकि हमारे शब्द मेजॉरिटी मुरली के होते हैं, है ना। तो मुरली के शब्द होने के कारण रूहानी शब्द, अलौकिक शब्द ऐसे आते हैं। तो कहते हैं इन लोगों के शब्द या भाषा जो है ना सबकी एक जैसी होती है। ये अगर आत्मा का ज्ञान देंगे ना, थोड़ा बहुत उसमें कंटेंट में अंतर होगा, बाकी मेजॉरिटी उनके एग्जाम्पल्स भी एक जैसे होते हैं। यहाँ तक कई लोग कहते हैं इनके एग्जाम्पल्स भी एक जैसे होते हैं, तो इनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है क्या ऐसा बोलने की? लेकिन क्योंकि उस लेवल पर हम आ चुके हैं, माना दुनिया के मनुष्य के लेवल से फिर भी थोड़ा तो ऊपर आ गए, कम से कम खुद की धारणा में भले न हो लेकिन दूसरों के साथ बातचीत करने में तो आ जाते हैं ना। तो लोग तो वही देखते हैं। तो वर्क ऑन द इनेट क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। और पांचवी चीज जो है वो है टू इंस्पायर, कि हम अपनी भाषा से दूसरों को भी इंस्पिरेशन दें। आज अक्सर लोग स्टूडेंट्स बनते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं कि जो समझाने वाला है उनकी भाषा में, उनके कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें वो देखते हैं, सुनते हैं, जो उसको प्रेरित करती है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ जीवन में लाने जैसी है। तो इंस्पायर, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, ये 5 मुख्य कारण है जिस कारण आज कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एक विषय बन गया है, और यही चीज़ हमें भी ले आनी है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। एक एग्जाम्पल दिया गया है ए और बी, ये एक सिचुएशन है, ए है और बी है। पहला व्यक्ति जो है ए गुस्से में बात करता है बी के साथ, और उसकी कम्युनिकेशन जो है इसलिए ऊपर नीचे दिखाई है कि गुस्से में बात करता है। तो बी रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करता है। तो सिचुएशन बनेगी या बिगड़ेगी? उस कम्युनिकेशन से सिचुएशन बिगड़ती है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन है ए गुस्से में बात करता है, लेकिन बी पॉजिटिव होकर के उसके साथ एक डायलॉग करता है, इजी फ्लो है, इसलिए वो क्रुकेड लाइन दिखाई है, वो इजी फ्लो दिखाया है। पहला व्यक्ति नेगेटिव रिएक्ट करता है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ फिर भी प्यार से बात करता है। सिचुएशन बनेगी या बिगड़ेगी? पहला व्यक्ति एक्वायर्ड क्वालिटीज, माना उसको अपना ईगो है, देह अभिमान के वश बात करता है। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो पहला व्यक्ति देह अभिमान से बात करता है, दूसरा व्यक्ति इनेट क्वालिटीज को लेकर के बात करता है, आत्म अभिमानी स्थिति में बात करता है। तो सिचुएशन बनेगी या बिगड़ेगी? बनेगी, बनेगी। और जैसे ही वो बनेगी तो फिर तीसरी सिचुएशन में जब बी ने ए के साथ पॉजिटिव इनेट क्वालिटी से बात किया तो ए भी नरम हो जाता है और ए भी क्या करता है, फिर सिचुएशन बनती है ना, वो भी इनेट, वो भी शांति से प्रेम से बात करने लगता है। ये बाबा हमें सिखाते। एक नीचे स्लोगन है बहुत अच्छा, और ये स्लोगन के पीछे एक कहानी है कि एक बहुत बड़ा किला था, किले के बाहर दुश्मन थे, किले के अंदर सारे सैनिक थे उस राज्य के। लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई जो उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया या कुछ भी हो गया, वो आपस में ही लड़ने लगे। अब जब आपस में लड़ने लगे तो नेचुरल है कि वो किले के ऊपर ध्यान उनका कम हो गया। कम हो गया तो दूसरे लोग अटैक करेंगे। इसलिए कहा जाता कि अगर हमारा आपसी कम्युनिकेशन में ही अगर प्रॉब्लम होगा तो बाहर वाले उसका फायदा उठाएंगे।
इसलिए हमारा आपसी कम्युनिकेशन ठीक हो, एक परिवार का भी, एक घर के अंदर कम्युनिकेशन ठीक हो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। अ फोर्ट अंडर सीज with its soldiers fighting each other has less chance of survival। उसका सर्वाइवल कम हो जाता है, वो जब चढ़ाई कर लेते हैं तो सारे लोगों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोगों में ही अंदर की एक यूनिटी होगी तो बाहर वाले कभी अटैक नहीं कर सकेंगे और उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, वो खत्म नहीं हो सकते क्योंकि यूनिटी है। तो कम्युनिकेशन से ही यूनिटी बनती है, कम्युनिकेशन से ही यूनिटी टूटती है और वो फोर्ट असुरक्षित हो जाता है। इसलिए जो कहा इनेट क्वालिटीज, तो ब्रिज का काम जो करती है वो इनेट क्वालिटीज करती है। दूसरा इसी चित्र में यही दिखाया है कि जो एक्वायर्ड क्वालिटीज है, ईगो या देह अभिमान है, ये एक्वायर्ड क्वालिटीज है, ये मेरी अपनी क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये एक्वायर्ड क्वालिटीज से डिफरेंस आते हैं और उससे बैरियर्स क्रिएट होते हैं। और इनेट क्वालिटीज से जब हम काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते, व्यवहार में आते हैं, तो ये ब्रिज का काम करता है, जिस ब्रिज के आधार से हमारा मजबूत एक रिश्ता हो जाता है। तो यही बात इसमें दिखाई गई है कि कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइड विथ एक्वायर्ड क्वालिटीज, जो नीचे दिखाया बैरियर, आई एम सो एंड सो, सच एंड सच, देह अभिमान जिसको कहा, और जो ब्रिज का काम करता है आईक्यू के आधार पर, कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइड विथ इनेट क्वालिटीज। और इनेट क्वालिटीज जहाँ है वहाँ पर हम साक्षी होकर के भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, हम उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा नहीं आएंगे। ये उसका भाव है कि कम्युनिकेशन का जो तरीका बाबा हमें सिखाता है, देह अभिमान के वश नहीं, लेकिन जो आत्मा के गुण हैं उस आत्मा के गुणों के आधार पर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हम ब्रिज का काम करेंगे, बैरियर का काम नहीं करेंगे। बैरियर माना अलग कर देना, ब्रिज माना गैप को भी जोड़ने वाली बात है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट होती है, उसको जोड़ने का काम करती है इनेट क्वालिटीज। और इसीलिए जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही थी, एजुकेशन, सबसे पहला एजुकेशन में भी कम्युनिकेशन आता है। एजुकेशन ये शब्द आता है एड्यूकैरे, ये भी एक लैटिन शब्द है, और एड्यूस शब्द से उसका ओरिजिन है। एड्यूस माना बाहर निकालना, तो जो हमारी भीतर की क्वालिटीज है उसको बाहर ले आना, उसको कहा एजुकेशन। कम्युनिकेशन ये शब्द भी लैटिन शब्द है, और ये लैटिन शब्द कम्युनिकारे ये शब्द से निकला है। और कम्युनिकेशन शब्द दो बातें आती है, कम प्लस यूनियन, कम प्लस यूनियन, जिसका मतलब है टू मेक समथिंग कॉमन। दो व्यक्ति के बीच में उसको कॉमन कर देना, माना उसको ज्ञात कर देना, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। डिस्कस, जो मैंने आपको बताया, स्वदर्शन चक्र को कहा गया, जो बातों को काटने वाली बात है, जो धीरे धीरे रूप परिवर्तित करके आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, इसलिए उसका नुकसान होता है। और डायलॉग का मतलब है नेक्स्ट, एक ग्रीक वर्ड है ये, द फ्लो ऑफ अ मीनिंग। ये चार शब्दों के जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड शब्द हैं उसके ये भावार्थ है। जो कम्युनिकेशन शब्द है उसको और डिटेल में लिया गया है कि कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक समथिंग कॉमन, टू मेक नोन, ट्रांसमिट और पास। कम प्लस यूनियन, टू मेक कॉमन, टू मेक द, जो सारी बात है उसको कॉमन कर देना, उसको फैला देना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और इसीलिए वहाँ पर एक सिनर्जी है। सिनर्जी शब्द ये मेडिकल टर्म है, और सिनर्जी शब्द का मतलब है कि जो अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के,
वो सब बॉडी के पार्ट्स इस तरह से जुड़े हुए हैं हमारे शरीर के अंदर कि हर पार्ट का अपना एक महत्व भी है, तो एक पार्ट दूसरे के बिना अधूरा हो जाता है, चल नहीं सकता है इंसान को। तो इसीलिए सिनर्जी माना द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये मेडिकल उसका डेफिनेशन है। लेकिन यही सिनर्जी शब्द का कम्युनिकेशन में भावार्थ है कि जहां पर हम अपने पॉजिटिव आइडियाज और वैल्यूज को कॉमन कर दें, इतने कॉमन कर दे कि उसको प्रसारित कर दे, शांति को, प्रेम को, इन सब वैल्यूज को, आइडियाज को, अच्छे आइडियाज को प्रसारित कर दे और लोगों के अंदर ये सिनर्जी हम डेवलप कर ले, तो ये उसका भावार्थ है कि ट्रू कंसेंसस इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। और ये कॉमन तब कर सकेंगे पॉजिटिव आइडियाज और वैल्यूज को जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे। रिस्पेक्ट रखेंगे तो एक दूसरे के साथ वो पॉजिटिव वैल्यूज और पॉजिटिव आइडियाज के साथ हम रिलेशनशिप और अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और आगे उसको देखते हैं गोल्डन रूल्स। इसीलिए कहा जाता कि हर चीज का अपना एक गोल्डन रूल है, तो कम्युनिकेशन के भी गोल्डन रूल है। और ये गोल्डन रूल है डायलॉग के लिए। जो डायलॉग हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक ट्रेनिंग खाली नहीं है, लेकिन एक डायलॉग है जहाँ हर व्यक्ति उस सब्जेक्ट को लेकर के उससे संबंधित बातों से उस सब्जेक्ट को बिल्ड कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। किसी ने किस एंगल से स्ट्रेस को समझाया, किसी ने किस एंगल से। आज स्ट्रेस का मुख्य कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी तो है कि जहाँ कम्युनिकेशन गैप्स आई वहाँ स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। वो एक्सरसाइज मैं करा नहीं रही हूँ आपको, क्योंकि आप सबको मालूम है वो एक्सरसाइज, मालूम है ना, लाइन खींचने वाली, है ना। लाइन खींचने वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी से संबंधित है कि जो लाइन खींचने की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला हम अपने कम्युनिकेशन का पहला नियम है कि बी ऑनेस्ट। जो कुछ हम बोले हेरा फेरी ना हो, उसमें जिसको कहे ऑनेस्टी हो, एक प्रकार की वफादारी हो, तो ऑनेस्ट रहना है। दूसरा उसका नियम है बी नॉन वायलेंट। एक दूसरे की बातों को हमें काटना नहीं है, एक दूसरे के आइडियाज को हमें काटना नहीं है, लेकिन अहिंसक रहना है, बातों को काटना नहीं है, बिल्डअप करना है। तीसरा उसका नियम है बी ब्रीफ। जितना बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं सार में जाओ, जितना हम विस्तार में जाते हैं उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा क्रिएट होती है, लेकिन जितना हम सार स्वरूप में रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, उतना हमारा कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होगी। इसलिए ऑनेस्ट हो, स्पीक फ्रॉम द हार्ट। जो पहली कहानी मैंने सुनाई कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, तो ऑनेस्ट। दूसरा नॉन वायलेंट, काटना नहीं है हमें एक दूसरे के आइडियाज़ को, बातों को। और तीसरा बी ब्रीफ एंड फोकस्ड, सार स्वरूप में हम रहे, जितना सार में रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। चौथा उसका नियम है लिसन फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन में दोनों बातें आती है, स्पीकिंग भी और लिसनिंग भी, दोनों चीज आती है। खाली स्पीकिंग को कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है, लिसनिंग हमारा कितना पावरफुल है। तो बी एक्टिव लिसनर्स, लिसन फ्रॉम द हार्ट। और जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोलने की कमी में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है सुनने का। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी। बोलने के लिए उसके पास एम्पल ऑफ टाइम है, लेकिन सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और सुनते नहीं है तो पूरी बात उसके पास में आती नहीं है, तो इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। और पांचवा नियम है इसका चैलेंज योर ओन एजम्पशंस, अनुमान। सुनते कम है, उसके बाद अनुमान लगाना चालू करते हैं, जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर वैसा हुआ होगा, और अनुमान को लेकर के हम सारी बातें मन घड़ित अपनी क्रिएट करते हैं।
उसको चैलेंज करना है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं वैसा हो सकता है, हम अपने आप से उसको चैलेंज करें। और जितना उस अनुमान को चैलेंज करेंगे ना, उतना हम उस बीमारी से भी छूट जाएंगे। इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को यही 5 बातें गोल्डन रूल्स के रूप में हमको देते हैं कम्युनिकेशन यानी लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए। तो अनुमान से हम जितना मुक्त रहेंगे उतना अभिमान से भी मुक्त रहेंगे। अनुमान और अभिमान का बहुत बड़ा कनेक्शन है। और तीसरा है अपमान। अनुमान करेंगे, फिर अभिमान आएगा और फिर अपमान करेंगे। तो ये 3 चीज जो है इसका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो इसीलिए ये तीनों चीज जहाँ कम्युनिकेशन में आ जाती है वहाँ संबंध टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो चैलेंज योर ओन एजम्पशंस, माना हम अपने अनुमान को भी चुनौती दे के ऐसा नहीं हो सकता है। माना किसी ने अगर उस भाव से भी किया हो तो भी हम कहे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, माना वो कीड़ा घुसने ही ना दे अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि कई बार हम इसका एग्जाम्पल यही देते हैं कि ये कैंसर का सेल है। जैसे शरीर के अंदर एक कैंसर का सेल अगर आ जाए तो उसका काम क्या होता है, जो रेड सेल्स है, अच्छे सेल्स है हमारे शरीर के ताकत वाले, उसको धीरे धीरे खाना चालू करता है। इस कारण से व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगता है। तो ये अनुमान जो है ना, उसको बाबा बीमारी क्यों कहते हैं, ये कैंसर का सेल है। और ये सेल ऐसा है कि जितनी भी दिमाग की शक्ति है ना, उसको धीरे धीरे खाने लगता है और इस तरह से व्यक्ति को मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर देता है। इसीलिए बाबा उसको बीमारी कहते हैं। तो ये 5 उसके गोल्डन रूल्स हैं, जो दुनिया में भी आजकल इसी बात की जागृति आई है, जो बाबा ने इतने सालों से हमें पहले से ही शुरू कर दिया कहने के लिए। कम्युनिकेशन में 5 बातें आती है। 5 बातें देखेंगे हम सब बातों में। पहली बात है कि एक व्यक्ति बोलता है, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा सुनता है। तीसरा है उसको समझता है। चौथा है उसको एक्सेप्ट करता है। और 5वां है फिर उसका रिस्पॉन्ड देता है। ये 5 बातें आती है। जो 5 बातें हम देखेंगे, पहले ट्रांसमिशन होता है, एक व्यक्ति ने बोला, दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव करता है, रिसेप्शन है। अच्छा, रिसीव करने के बाद क्या होता है, तीसरा उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है। समझने के बाद फिर क्या करता है, स्वीकार करता है या अस्वीकार कर देता है। सामने वाले के विचार को या स्वीकार करता है या अस्वीकार कर देता है। और 5वां फिर उसके प्रति उत्तर में वो जवाब देता है या कर्म करता है उसके हिसाब। ये 5 स्टेप्स कम्युनिकेशन के हैं। और उसी के आधार पर एक नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं जीवन का। अभी नहीं लाना इसका। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, एक उदाहरण। मान लो कि आपको किसी अपने खास फ्रेंड से मिलना हो और इसीलिए आपने फोन किया उसको, उसकी दिनचर्या पूछी उससे, आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारे सारे दिन का। उसने अपना प्रोग्राम बताया। अच्छा ठीक है, शाम को फ्री है आप? तो उसने कहा फ्री हूं मैं। अच्छा तो 4 बजे हम मिले, कहीं जाना है, काम करना है तो इसलिए। तो 4 बजे मिले, कहा ठीक है हम मिलेंगे। कहाँ मिले? तो फलाने बस स्टॉप पर या फलाने हम बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर नीचे में मिलेंगे हम। फोन पर ये बातचीत हो गई। फोन रख दिया आपने। जैसे ही शाम को 3, साढ़े 3, 4 बजा, आपने वहां पहुंच गए आप कि 4 बजे वो आएगा, वहां से हमें जाना है। आप सोच रहे हैं क्या प्लानिंग करना है, वहां जाकर इस तरह से ये काम को निपटाना है, ऐसे करना है, इस व्यक्ति को मिलना है, उसके लिए ये सारा आप सोच रहे हैं। और आप वहां पहुंच गए डॉट 5 मिनट्स बिफोर 4 o'clock। अच्छा, और आपका फ्रेंड कहाँ उलझ गया, वो आया नहीं।
ना आपको फोन किया, मोबाइल आपके पास था नहीं, कोई रीति से आपका उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो सका, आप 1 घंटा वेट करते रहे, 1 घंटे तक आप क्या सोचेंगे? हाँ, 1 घंटा जो आपका बीता, आप क्या सोचेंगे? हाँ? हाँ? क्या कहेंगे? भूल तो नहीं गया, फिर और क्या कहेंगे? एजम्पशन शुरू होगा, और क्या कहें, और क्या सोचेंगे? कहीं फंस गया होगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेरे समय की कदर नहीं है उसको, और वो ऐसे ही करता है, हमेशा ही ऐसा है। पहले तो पॉजिटिव आपने कुछ बातें सोची होंगी कि कहीं फंस गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आपके अंदर नेगेटिव, अच्छा आने दो, अभी उसको मिलने दो, अभी मैं ये कहूंगा वो कहूंगा। अब वो फ्रेंड पूरी कोशिश करके 5 बजे तक भी पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है? वो क्या सोच रहा होगा? उसने ऐसे ऐसी बातें सोच ली, अभी ऐसे डांटेगा मुझे, ऐसा कहेगा, ऐसे कहेगा, अब मुझे उसके जवाब में क्या कहना चाहिए? वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है ना? अंदर ही अंदर क्या सोचता है? अभी मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, उसको ऐसा बहाना देना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा कहना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, वो कहना पड़ेगा। और आपने उसको खास बुलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए, है ना? और वो अपने मगज में तैयारी कर रहा है कि अब मुझे इसका जवाब, वो ऐसे बोलेगा ना तो मैं ऐसा, क्योंकि वो आपको जानता तो है ये उसके डायलॉग होंगे जरूर। अब ये डायलॉग होंगे तो मुझे उसके बचाव में क्या क्या कहना है, वो अपनी पूरी तैयारी करके, मानसिक तैयारी करके आ जाता है। अच्छा, आ गया, उसके बाद शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, है ना? जैसे उसने सोचा था वो ये कहेगा, उसने जैसे ही बोलना चालू किया, उसने अपना जो मन में भरा हुआ है, या तो अगर मान लो कि ठीक है 2 मिनट में उसने वो बात, अभी जरूरी काम है उसको पहले निपटाना है, लेकिन उसके मन में वही जो उसने मानसिक तैयारी की हुई है ना, प्री ऑक्यूपाइड, उसका दिमाग भी, आपको जो उसको बात सुनानी है वो 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बात कितनी अंदर जाती है? जो 5 स्टेप्स देखे ना, एक है हमें बोलना, दूसरा है सामने वाला का रिसेप्शन, उसका रिसेप्शन कितना % होगा? आपकी बात जो आप बोल रहे हैं 100% इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसेप्शन कितना होता है? आधा, है ना? तो नेक्स्ट, ये नेटवर्क में आप देखेंगे जो आपको कहना है 100% इंपॉर्टेंट है, जो सामने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो रिसेप्शन होता है, नेक्स्ट व्हाट ही सेज, उस उलझन में वो 50% बोल पाता है, क्योंकि आधी बात उसको डांटने में जाती है, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण अभी वो व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, और वो कह रहा है, लेकिन कहने के साथ साथ वो दूसरी बातें भी बोल रहा है, तो उसका बोलने का कितना हो गया? 50% हो गया। जब उसका 50% हो गया, फिर भी वो 50% इज इंपॉर्टेंट जो बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला, व्हाट आई हियर इज 40% ओनली, जिसके ऊपर वो सोचता है, समझता है, और इसी कारण से वो समझ कितना पाता है? जब सुना उसने 40%, तो समझता कितना है उसमें से? 30% समझ पाता है, ये क्या कहना चाह रहा है, 30% समझ पा रहा है जो उसने सोचा है। उसके बाद उसके दिमाग में वो बात 30% जो समझा, उसमें रहती कितनी है? 20%, वो भी शायद, मे बी, कंफर्म नहीं है कि 20% भी रहेगी या नहीं रहेगी। और उसके बाद जो वो बोलता है, उसके रिस्पॉन्स में जो जवाब देता है उस चीज का, वो है खाली 10%। सो व्हाट, उसमें क्या बड़ी बात थी? इतनी बात के लिए तुम इतना मेरे को तकलीफ दिया, यहां तक बुलाया, मैं सब काम छोड़ करके आया। वो अपना बचाव जो अंदर में भरा हुआ था ना, इसलिए वो उसकी बात जो 100% इंपॉर्टेंट थी, उसको क्या कर देता है? इतनी बात के, क्योंकि उसके अंदर गई कितनी है? खाली 10%।
और 10% का प्रति उत्तर जो एक्शन के रूप में या प्रति उत्तर जो देता है वो कितना होता है? ठीक है, जाने दो, नहीं जाना, अभी वो नहीं मिलेगा ना, जाने दो, छोड़ दो। 0%। एक्शन कितना हुआ? 0। तो बात थी इतनी 100% इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0%। और इसीलिए वो काम समय पर नहीं हुआ। समय पर नहीं हुआ तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और अक्सर कई बार हम देखते हैं कि बाबा की मुरली में हमको इतना इजी बना दिया ना, तो ब्राह्मणों में भी ये इजी नेचर बहुत आ गया है। और इसीलिए इंसान जो भूल जाता है, कई बात बहुत महत्वपूर्ण बातें भी दिमाग से निकल जाती है या भूल जाता है। तो भूलने की बीमारी उसको क्यों फिर बाद में महसूस होती है कि मेरे अंदर शायद भूलने की बीमारी। वास्तव में भूलने की बीमारी नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो सामने वाले की इम्पोर्टेंट बात है उसने खाली 50% बोला होगा, 40% आपने सुना होगा, 30% आपने समझा होगा, 20% आपने शायद उसको रखा होगा दिमाग के अंदर, और 10% उसका प्रत्युत्तर दे दिया साधारण रीति से, और इसलिए वो बात दिमाग से निकल जाती है। निकल जाते ही वो बात भूल जाती है, इसीलिए भूल जाती है। बुरी बातें या घटनाएं किसी ने कुछ कह दिया, वो क्यों नहीं भूलती है? क्योंकि वो 100% हम सुनते हैं, और 100% सुनने के बाद उसको रिटेन करते हैं, समझते हैं, उसको बहुत कुछ समझ लेते हैं। अनुमान के आधार पर जो बोला गया शब्द है उसके ज्यादा ही समझ लेते हैं, और ज्यादा समझने के बाद उसको रिटेन भी उससे डबल गुना कर लेते हैं। इसीलिए वो बात जिंदगी भर तक याद रहती है और काम की बातें भूल जाती है। उसके लिए जो गेम कहीं कराते हैं, 3-4 गेम्स है इसके ऊपर। वो एक गेम तो आप सबने बचपन में खेला होगा, चाइनीज विस्पर्स। चाइनीज विस्पर्स खेला है ना सभी ने। 10 लोगों को बिठाते हैं, एक को कुछ बात कही टीचर ने, उसको दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे, सभी ने खेला ये गेम। उससे बहुत स्पष्ट ये चीज समझ में आती है कि लास्ट वाला के पास जब वो बात आती है पूर्ण चेंज हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, ये जो नेटवर्किंग है, ये नेटवर्किंग हर एक दो व्यक्ति के बीच में चलता है। पहले ने कहा, सामने वाले ने सुना, समझा, उसको रखा, और दूसरे को कहा तो आधी कट हो जाती है उसमें से बातें। तीसरे को कहा तो और आधी कट हो जाती है, चौथे को कहा तो और आधी कट हो जाती है, पांचवे को कहा तो और आधी कट हो जाती है। तो इस प्रकार से दूसरे भी एक गेम कराते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है जो दूसरे नहीं, और दूसरी अच्छी 2 गेम है वो कराती हूँ मैं। इसलिए 4 गेम टोटल में है इसके ऊपर, इसीलिए वो उसमें टाइम नहीं तो ज़्यादा चला जाता है। तीसरा जो गेम की मैं बात कर रही हूँ कि 3 स्तर पर कम्युनिकेशन है। पहला स्तर है स्वयं का, स्वयं के साथ कम्युनिकेशन। दूसरा है हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, और तीसरा लेवल है हमारा ईश्वर के साथ कम्युनिकेशन, परमात्मा के साथ का कम्युनिकेशन। स्वयं के साथ का कम्युनिकेशन, उसकी पहली एक्सरसाइज हम करेंगे। पहला लेवल, दूसरा लेवल दूसरों के साथ का कम्युनिकेशन, और तीसरा लेवल परमात्मा के साथ का कम्युनिकेशन। उसमें जो पहला है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, कम्युनिकेशन एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे। पहला, सिट कंफर्टेबली। आप आराम से बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबल बैठ जाइए आप। दूसरी बात, नेक्स्ट, अब आपके जीवन में कोई बहुत सुंदर आपको अनुभव मिला हो, एक्सपीरियंस हुआ हो, उस एक्सपीरियंस को आप याद करेंगे, उस एक्सपीरियंस को पुनः जागृत करेंगे अपने भीतर, रीलिव करेंगे, रीलाइव करेंगे उसको। जो आपके दिल को या आपके जीवन को स्पर्श करने वाला एक एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को आप याद करेंगे। किसके साथ था, कौन था उसमें आपके साथ में, और क्या हुआ था, ये सब बातें आप याद करेंगे।
तो 2 मिनट साइलेंस में बैठ करके उसको, उस अनुभव को रिलीव करेंगे, पुनः जागृत करेंगे आप। और खाली जागृत नहीं करेंगे, लेकिन उस समय में वो जो सुंदर एक्सपीरियंस आपको जीवन में हुआ था, उस समय कौन से क्वालिटीज, इनेट क्वालिटीज का प्रयोग हुआ था। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। पहला तो आपको आराम से बैठना है। दूसरा, आपके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव को आप पुनः जागृत करेंगे अपनी स्मृति से, और उस समय क्या हुआ था, किसके साथ का ये अनुभव था, और क्या उस समय पूरी घटना थी, उस सब बातों को याद करेंगे। तीसरा, कि उस समय आप अपने आप से पूछेंगे सवाल कि उस समय कौन से ऐसे क्वालिटीज का प्रयोग हुआ था जिस क्वालिटीज के कारण आपको इतना सुंदर अनुभव हुआ था। और चौथी स्टेज उसकी है कि वो एक्सपीरियंस को बाजू पर रख करके खाली आप अपने आप में वो क्वालिटी को पुनः जागृत करेंगे, और वो जागृत करके उसका स्वरूप बनेंगे। ये है स्वयं के साथ का कम्युनिकेशन की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी आप करेंगे ये एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज तो करेंगे ना। अब आप थोड़ी देर बैठो, उस अनुभव को याद करो, पूर्ण रूप से उसको जागृत करो। क्या हुआ था, कौन कौन था, किसके साथ हुआ था, सारी घटना को याद करेंगे। वो भावनाओं को इमर्ज करेंगे, उस समय की वो मानसिक स्थिति आपकी इमर्ज करेंगे, सब बातों को इमर्ज करेंगे। उस समय कौन सी क्वालिटी का प्रयोग हुआ था, उस क्वालिटी को याद करो। और अब वो क्वालिटी का स्वरूप बन जाओ फिर से, उस मानसिक स्थिति, मनोवृत्ति, वो स्वरूप में वो विशेषता, वो गुण कैसे इमर्ज रूप में आप रख सको। ओम शांति। अब दूसरी एक्सरसाइज इससे ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट, दूसरी एक्सरसाइज में आप पेयर्स में बन जाएंगे, जोड़ी जोड़ी हो जाएंगे, दो दो की जोड़ी में हो जाएंगे। और ये दो दो की जोड़ी में जब हो जाने के बाद जो आपने अनुभव अपना महसूस किया, आप 3 मिनट के अंदर वो अनुभव अपने साथी को सुनाएंगे, जो आपके पार्टनर है उसको सुनाएंगे, दोनों एक दूसरे को सुनाएंगे। और उसके बाद नहीं तो एक व्यक्ति सुनाएंगे। जब एक व्यक्ति सुना रहा है तो दूसरा कुछ भी बोलेगा नहीं, सुनते जाओ आप उसकी बात को, वो क्या कह रहा है, सुनते जाएंगे। तीसरा, सुनने के बाद वो 3 मिनट जैसे पूरी होती है, आपने उसकी पूरी कहानी सुन लिया 3 मिनट में, फिर आप साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस में बैठने के बाद नेक्स्ट, दोनों ने एक दूसरे की बातें सुन ली, आपने उसकी सुन ली, उसने आपकी सुन ली। साइलेंस में होने के बाद
कोई भी एक दूसरा व्यक्ति माना हर एक व्यक्ति आकर के वो अपने पार्टनर में उस वक्त कौन सी क्वालिटी देख रहा था, जब वो अनुभव सुना रहा था ना, तो आपने उसमें क्या महसूस किया, कौन सी क्वालिटी देखी या उसके अनुभव से समझी कि उसके पास है, वो आपको सुनाना होगा। या आप लिख सकते हैं, सबका तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आप अपने उसमें लिख देंगे। एक दो को हम बुलाएंगे जो नरेट करेगा उस अनुभव को और सुना सकेंगे कि भाई इस व्यक्ति के अंदर, हमारे पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी हमने देखी। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी दो दो की जोड़ी में हो जाओ सभी, और जो अनुभव आपने सुंदर इमर्ज किया 3 मिनट के अंदर आप अपने पार्टनर को सुना देंगे। हम 6 मिनट देंगे आपको, 3 मिनट आपको सुनाने का, 3 मिनट वो अपना अनुभव आपको सुनाए। ने तो ये अनुभव किया कि उनके अंदर जो ज़बरदस्त टॉलरेंस पावर है वो प्रैक्टिकली उनमें दिखाई दे रही थी कि कितना इस व्यक्ति ने सहन किया है, और उस सहनशीलता के आधार से उनके जीवन में एक बल और एक भरोसा, ये स्लोगन उन्होंने पक्का किया, जिसमें बाबा के प्रति उनका निश्चय बढ़ा। तो अपनी मतलब फिजिकल परिस्थिति में कितनी भी उनको सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा के प्रति निश्चय रखा, और परिवार वालों से मदद ना मिलने पर भी पड़ोसियों से मदद बाबा ने कराकर उनको यहाँ तक पहुँचाया। और आज भी उनके अंदर ये निश्चय झलक रहा है, बाबा के प्रति जो उनका प्यार है वो भी उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। तो आपने उनमें कौन सी 3 क्वालिटीज देखी? एक तो निश्चय देखा, हाँ, निश्चय देखा, और एक उनकी टॉलरेंस, हाँ, टॉलरेंस पावर देखी, और एक बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा, मतलब एक बल एक भरोसा। परिवार वालों ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने केयर नहीं की कि क्यों नहीं मेरे को कोई पूछ रहा है, उन्होंने बस बाबा को आपने यही 3 चीजें अनुभव किया था उस वक्त भी? अच्छा, आप थे ना? हाँ बहन जी, आपने भी यही अनुभव किया था, तो आपका कम्युनिकेशन सही रहा। अच्छा, और आइए। ओम शांति। जब हमारे पार्टनर से उनका अनुभव पूछ रहे थे तो बड़ा अजीब सा अनुभव वो अपना बता रहे थे, और एक अंदर से वो अपने सच्चे दिल से बता रहे थे जो उनको अनुभव हुआ पहले। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। जब लड़की से प्यार हुआ तो उस प्यार में इतना अनुभव सुनाने की जरूरत नहीं। हाँ। आपने कौन सी क्वालिटीज उसमें देखी? तो उसमें उनके प्यार में एक प्यार वाली क्वालिटी, लव वाली, और उसके बाद जब बाबा के बनने के बाद वही प्यार का अनुभव उन्होंने वहाँ प्यार का अनुभव सीखा, और यहाँ उन्होंने बाबा के बनने के बाद वो यहाँ प्रैक्टिकल उन्होंने अनुभव किया कि प्यार क्या चीज़ होती है। जैसे उस प्यार में वो आंसू बहाते थे, अभी बाबा के प्रति वो आंसू बहा रहे हैं। वो प्यार की एक क्वालिटी और एक निश्चय, ये 2 चीजें देखने को मिली। अच्छा, आपने महसूस किया उनमें से। और कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे? ओम शांति। हमारा पार्टनर ने बताया, अनुभव बताया कि मैं बाबा को मिला 24 साल के पहले। तो वो बॉम्बे से आए थे। तो जब आए तो बाबा ने बोला, बच्चे आप ये बनने वाले हैं, ये अपने परिवार को, और आप यहाँ बहुत नामी होंगे, ये सब बोले। तो उनका हृदय एकदम भर गया। तो उसके बाद हमने उसका फेस रीडिंग किया। बोला अभी वो समर्पित हो गए, अभी अस्पताल में यहाँ अपने ग्लोबल में काम करते हैं, वो बॉम्बे से वो बैठे। तो उनका फेस रीडिंग देखते हुए हमको लगा कि भाई इतना वैसे जैसे आँखों में आंसू आ गए, कितना हर्षित हो गए कि जो बाबा 24 साल पहले हमको बोला था वो आज हमें सत्य हो गया। तो ये सुनते हमको उनका इंटरनल इंस्पिरेशन, उनका फेस, उसका जो भाव था फेस का, और आँख में जो प्यार के आंसू आ गए, देख कर हमको बड़ा आनंद हो गया, आनंद आया। अच्छा, और कोई सुनाना चाहेंगे?
अच्छा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आगे। हाँ, लिखना जरूरी होगा? नहीं, हम नहीं, अभी नहीं लेंगे, बाद में। 5 मिनट ब्रेक चाहिए, नहीं थोड़ा थोड़ा समझते भी जाएंगे। अच्छा, अभी आप जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ, उस समय वो 5 स्टेप्स तो आपने देखे, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस और वापस उसको प्रत्यक्ष करना, रिस्पॉन्स। ये 5 स्टेप्स तो आपने प्रैक्टिकल देखा और उसमें कोई गैप नहीं था। लेकिन ये गैप नहीं था, उस समय आप दोनों के बीच में कौन से वैल्यूज का प्रयोग हो रहा था? जब आप किसी की बात सुन रहे थे, जब आप बोल रहे थे दूसरे को, तो बोलते समय, सुनते समय कौन से प्रैक्टिकल में वैल्यूज का प्रयोग हो रहा था, वो बता सकते हैं? कैचिंग पावर, पेशेंस क्वालिटीज चाहिए हमको, वैल्यूज चाहिए। कौन से वैल्यूज थे? कंसंट्रेशन था, गुण ग्राहकता थी, और गुण ग्राहकता भी कब आई? उसका भी बेस में जाओ आप। ऑनेस्टी, दिल से आप सुन रहे थे, और धैर्यता थी, ऑनेस्टी थी, धैर्यता थी, और कौन सी बात थी? ग्रहण करने की शक्ति थी, सरलता थी, प्यार था, उसके साथ स्नेह था, और रिस्पेक्ट था उसके प्रति, उसकी बातों के प्रति रिस्पेक्ट था। तो ये मुख्य क्वालिटीज और पॉजिटिव थे, क्योंकि आप समझ रहे थे कि उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए आप पॉजिटिव भी थे, राइट ना? तो इसलिए सबसे पहला स्नेह, क्योंकि स्नेह आपका टॉलरेंस लेवल, धैर्यता को बढ़ाता है, कि उसके अंदर उसकी बातों को सुनने की शक्ति आपने डेवलप की। तो स्नेह था, तो आपके अंदर धैर्यता भी थी, और उसकी बातों को सुनने की आप में शक्ति भी थी। जब किसी से स्नेह नहीं होता है और उसकी बातें सुननी पड़ती है, तो क्या लगता है? तो हमारी सहनशीलता ही जैसे खत्म हो जाती है, लगता है ये कब पूरा करेंगे हम। तो सबसे पहला स्नेह था। दूसरा रिस्पेक्ट था, और रिस्पेक्ट के कारण पोलाइटनेस थी, नम्रता थी आपके अंदर, मैनर्स अच्छे थे इंटरैक्शन के अंदर, है ना? रिस्पेक्ट नहीं होता है किसके प्रति, तो आपके मैनर्स कैसे हो जाते हैं? मैनर्स भी खत्म हो जाते हैं हमारे। तीसरी क्वालिटी जो थी, पॉजिटिविटी थी, कोई नेगेटिव भाव नहीं था, उसकी बातों को काटने से के मतलब से आप नहीं सुन रहे थे, भाव भी आपका शुद्ध था उस वक्त, पॉजिटिव विजन पॉजिटिव था, एटीट्यूड पॉजिटिव था। चौथी क्वालिटी जो थी, पीसफुल, शांति से आप बात सुन रहे थे, तो धैर्यता की शक्ति आपकी बढ़ गई, कामनेस एंड पेशेंस दोनों आपके अंदर आ गए। और पांचवी क्वालिटी थी नॉलेज, ज्ञानवर्धक बातें एक दूसरे के साथ में चल रही थी, कि उसमें से कुछ आपने इंस्पिरेशन लिया, कुछ आपने पाया उसके अनुभव से भी, कि देखो उसने इतना सहन किया, ये इतना किया, तो हम भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भाव आपके अंदर भी आ जाता है। तो ये 5 मुख्य क्वालिटीज और उससे कनेक्टेड और वैल्यूज भी उसके साथ जुड़े। तो कम्युनिकेशन अगर सही ढंग से होते हैं, ये वैल्यूज को लेकर के होते हैं, तो उससे कितनी प्राप्ति भी होती है, कितना उसमें फायदा भी होता है, और एक दूसरे के समीप भी आते हैं। नेक्स्ट। और इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन सी बातें जरूरी होती है? द वे वी लिसन, मेंटल पोजिशनिंग उस समय अपना कैसा होना चाहिए, आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स आर द की टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 2 चीज मुख्य रोल प्ले करती है। एक तो कैसे हम सुनते हैं, हमारा मेंटल पोजीशनिंग, और हमारा एटीट्यूड। नेक्स्ट।
कम्युनिकेशन में जैसे मैंने कहा खाली बात करना नहीं होता है, सुनना भी होता है। तो सुनना कैसे हम परफेक्ट कर सके, तो सुनने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब उनके सामने पेशेंट आता है, पेशेंट को कैसे वो सुनते हैं। वो बेचारा 10 बातें करता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है, कि उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सी बीमारी है। इसलिए वो कहता है यहाँ भी दुखता है, यहाँ भी दुखता है, छोटी छोटी बातें वो बताना चालू करता है। और डॉक्टर क्या करता है, हाँ हाँ नोट करता है, नोट करता है, हाँ हाँ और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, सब बातें पूछता है। और सब बातें पूछने के बाद माना उसमें से कितनी बातें वेस्ट थी, वो डॉक्टर क्या करता है, सुनने के बाद उसको काट देता है। ये फालतू बातें थी उसकी, जो सार की थी उसको कैच करता है। और सार को कैच करने के बाद उसको पूछता है ऐसा भी होता है, जो उसने मिस कर दिया होगा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा, हाँ हाँ ऐसा भी होता है, वो होता है, उसको फॉर्मेट, फिर उसको अंदर में कंक्लूड करता है। और कंक्लूड करने के बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। एक पेशेंट के पीछे वो इतना समय दे देता है, लेकिन उस वक्त वो जो सुनता है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उसके पास सुनने की शक्ति कितनी है। जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं, वो डॉक्टर बन ही नहीं पाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को जब कहते हैं तुम सभी कौन हो, रूहानी डॉक्टर्स हो, तो रूहानी डॉक्टर्स का भी कर्तव्य क्या होता है, हाँ, सब आपके पास आएंगे तो जरूर, और आएंगे जरूर तो उसका सुनना भी तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले एक्सेप्ट, सामने वाला क्या क्या बोल रहा है, अच्छा सुनने की शक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ, एक्सेप्ट, हर बात को एक्सेप्ट, भले वो फालतू भी बोल रहा है तो भी उसको क्या करो, स्वीकार करो। दूसरा स्टेप है उसका क्वालिफाई करो, फिर उसमें जो फालतू बातें हैं उसको क्वालिफाई करो, कौन सी सही है, कौन सी फालतू चीजें हैं उसको काट देते हैं। उसके इंटेंशन और पर्पस को समझ लो आप कि क्या कहना वो चाह रहा है। उसके बाद रिफॉर्म्युलेट करो कि अब जो जो उसने बातें नहीं बताई है उसको रिफॉर्म्युलेट, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, और इंश्योर करो कि करेक्ट है। उसको पूरा समझने का प्रयत्न करो कि आपका भाव ऐसा है, आपका भाव ऐसा है, तो रिफॉर्म्युलेट करना। और रिफॉर्म्युलेट करके वो मैसेज को आप क्लियर करो अपने अंदर। वो तो कंफ्यूज स्टेट में है, इसीलिए तो वो पेशेंट है, वो कंफ्यूज स्टेट में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने जो है वो भी कंफ्यूज स्टेट में है, उसके अंदर इतने सारे विचार चल रहे हैं, आप उसको रिफॉर्म्युलेट करके फिर आइसोलेट करो। जो मुख्य बातें हैं वो बाहर निकाल दो, जिससे आपको पता चले कि क्या उसको प्रॉब्लम है एक्चुअली। आपके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या प्रॉब्लम है उसको, ये उसको स्पष्ट कर दो। कॉन्सेंट्रेट करो मेन पॉइंट्स पर, जो उसने बातें बताई उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर असर्टन करो कि ये फाइनल है अभी, और असर्टन करने के बाद फिर कंक्लूड करना है नेक्स्ट। और फिर उसको कंक्लूड करने के बाद रिस्पॉन्स दो कि अब आपको किस प्रकार करना। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए ये मुख्य पॉइंट्स है, और एक पॉइंट, और लास्ट में वो कंक्लूड हो जाता है। और इसीलिए ये 5 स्टेप्स लास्ट में, कि जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो आप ये 5 बातें जरूर ध्यान में रखो। कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? इंटेंशन, सामने वाला का इंटेंशन क्या है, उसका भाव क्या है, उसको स्पष्ट समझो। दूसरा, मैसेज को क्लैरिफाई कर लो अपने भीतर। आपको भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो भी आप वो भाव को क्लैरिफाई करो, समझो, उस संदेश को क्लियर कर दो, क्योंकि जितनी आपके अंदर क्लैरिटी होगी उतना आप स्पष्ट किसी के सामने रख सकेंगे उस बात को। तीसरा है ट्यून विद द वाइब्रेशन, समय माहौल के साथ आप ट्यून हो।
ये नहीं गलत समय पर गलत बात कह दो। समय गलत है और उस समय आपने कोई हंसने वाली बात कह दी, माहौल एकदम उदासी का है या सहानुभूति का है और उस वक्त आप बेमतलब से हंसने लग गए, तो क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन से आप ट्यून नहीं है। तो जहां आप वाइब्रेशन से ट्यून नहीं है तो वहां आपकी बात का महत्व खत्म हो जाएगा। आपके पास भले इतनी पावरफुल बातें हो लेकिन वो महत्व खत्म हो जाएगा। चौथी बात जो है, चूज द करेक्ट मोड। आपको किसी व्यक्ति से बात करना है, आप अगर डरते हैं उस व्यक्ति से और आप उसके सामने पहुंच गए तो क्या होगा? आधी बात बोल ही नहीं पाएंगे और जो मुख्य तथ्य वाली बात होगी ना वो रह ही जाएंगी। 10 बातें फालतू और कर लेंगे जो मुख्य तथ्य। इसलिए अगर ऐसी बात है तो लिख करके दे दो। तो चूज द करेक्ट मोड कि लिख करके देना उचित है, फोन पर बात करना उचित है या सन्मुख बात करना उचित है। किस विधि से बात करना उचित रहेगा जिससे आपके भीतर का जो सारा मैसेज है वो आप उसको कन्वे कर पाओ। अगर आप घबराहट में उसके सामने बोल ही ना पाओ तो इससे तो बेहतर होगा कि आप लिख करके उसको दे दो ताकि पूरी पॉइंट्स आप उसको दे सकेंगे। और 5वीं बात है, पिक द करेक्ट टाइम। वो व्यक्ति खुद टेंशन में है, उसी समय आप जाकर उसको सुनाने लगो तो क्या होगा? इसीलिए कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति से बात करना है ना, सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय फ्रेश होता है, उस समय आपकी पूरी बात सुनेगा, तो वो सुबह का समय पकड़ता है या दिन का समय पकड़ता है, कोई बात के लिए दिन का समय। तो प्रायोरिटी को चूज करते हुए समय को चूज करो कि आपकी बातों का महत्व कितना है। ये नहीं कि महत्वपूर्ण बात हो और आप सोचो मैं कल करूंगी तो चलेगा, समय बीत गया, वो व्यक्ति भी आपको डांट लगाएगी। उस वक्त आना चाहिए ना तुमको, उस वक्त क्यों नहीं आए? तो इसीलिए समय कौन सा है? शाम का समय ठीक रहेगा, सुबह का समय ठीक रहेगा, रात का समय ठीक रहे, लेकिन जितना हो सके मुझे जल्दी ये मैसेज कन्वे करना है और उस समय उसकी मानसिकता भी ऐसी होनी चाहिए जो उसको पूरी बात वो एब्जॉर्ब कर सके। और 5वां, प्रायोरिटाइज। 10 बातें आपके पास बोलने की हो, उस व्यक्ति के पास समय कम है तो मुझे पहले कौन सी बात कह देनी चाहिए उसको, दूसरी बात कल भी कर सकते हैं, तीसरी बात परसों भी कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज करो कि मुझे ये बात पहले कहनी ज़रूरी है और उसको पहले आप कह दो। ठीक है, तो ये 6 बातें मुख्य ध्यान में रखने की है कम्युनिकेशन के लिए। ओम शांति।